नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने बाल विकास की क्लास लेके आया हूं। देखिए, हम लोगों को बड़े स्लोली और बहुत अच्छे से धीरे धीरे पढ़ना है। टीईटी का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, थोड़ा है, बड़े आसानी से टीईटी निकाली जा सकती है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आप कम पढ़ा के, हम आपको कम पढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट टू पॉइंट नोटिस हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में ज़्यादा फैक्ट लेके आते हैं हम लोग आपको, यानी पूरा साल लेके आ रहे हैं आपको। तो इसी क्रम में मैं अपनी अगली क्लास लेके आया हूँ, बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत जब शब्द किसी में जुड़ा होता है, आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, और भी सिद्धांत पढ़े होंगे। या नियम होता है, तो नियम का मतलब होता है किसी चीज पर बहुत शोध की गई और फिर वो यूनिवर्सल ट्रुथ बन गया। और यूनिवर्सल ट्रुथ बनने का मतलब है कि वो सब पर लागू होता है, तो उसको हम सिद्धांत के रूप में बोल देते हैं। तो इस वजह से मैं आज आपकी जो बाल विकास के सिद्धांत है, यानी बालक का विकास किन किन नियमों के तहत होता है, या इसी को हम नाम दे दें तो बाल विकास के नियम, किन किन नियमों के तहत बालक का विकास होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपके लगभग सभी बालकों पर लागू होते हैं। पहला है आपका निरंतरता या सततता का सिद्धांत। देखिए, हम लोगों ने देखा है कि बालक प्रति क्षण, प्रति पल, प्रति सेकंड आपके कुछ ना कुछ बढ़ता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। ऐसा कभी नहीं होता कि बालक, मान लीजिए 5 साल का बालक है, वो 6वीं में प्रवेश किया, तो आज मान लो उसका 22 अक्टूबर को जन्मदिन था, 22 अक्टूबर को मान लीजिए उसका विकास या उसकी लंबाई आपकी हमने मान ली कि 3 फुट थी, और वो उठ के सीधे आपकी 4 फुट, जैसे ही अगले दिन सुबह हुआ तो 4 फुट हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। होता ये है कि बालक प्रतिदिन आपके बढ़ता रहता है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि अगर बालक हमारा है, वो हमारे आंखों के सामने रहता है, तो हमें नहीं पता चलता कि वो कब बड़ा हो गया। लेकिन यदि वो हमसे दूर होता है, तब हमें पता चलता है कि 1 साल में उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि हुई है। तो ये हमारा नियम कहता है कि बालक का विकास प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति सेकंड आपके होता रहता है। दूसरा, व्यक्तिगत अंतर या व्यक्तिगतता का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमारा कहता है कि प्रत्येक बालक दूसरे की तरह नहीं हो सकता, यानी प्रत्येक बालक का विकास दूसरे बालक की तरह सेम नहीं हो सकता। विकास का मतलब है आपके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी पक्षों से लेकर मतलब है। तो अगर हम बात करें कि व्यक्तिगत अंतर, यदि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यदि 2 जुड़वा भाई हैं, और मान लीजिए उन 2 जुड़वा भाइयों में एक सी शकल है, एक सा चेहरा, एक सी लंबाई है, सब कुछ एक सा है, तो उनके मानसिक विकास में कहीं ना कहीं अंतर होगा। मानसिक नहीं तो संवेगात्मक विकास में कहीं ना कहीं अंतर होगा। तो एक बालक दूसरे के समान पूर्ण रूपेण नहीं हो सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि एक बालक दूसरे के समान नहीं हो सकता है। आगे आता है आपका विकास क्रम की एक रूपता या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो विकास क्रम की एक रूपता की मतलब है कि आपने, अभी हमने आपको कहा कि व्यक्तिगत अंतर होता है, अब हमने कहा विकास क्रम की एक रूपता या समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये नियम कहता है कि किसी एक जाति का यदि बच्चा होगा, समान प्रतिमान का मतलब है समान प्रजाति से, किसी एक जाति का बच्चा होगा तो उसका विकास लगभग एक समान होगा। कैसे होगा कि जैसे मनुष्य जाति का बालक है, तो उसका निश्चित है कि वो 280 दिन गर्भावस्था में रहेगा, यानी प्रत्येक बच्चा आपके लगभग 280 दिन गर्भावस्था में रहेगा। उसके बाद निश्चित होता है कि 1 साल में बालक का 1 दांत या 2 दांत निकल आते हैं, आपके 6 महीने में 1 दांत या 2 दांत निकल आते हैं। तो एक निश्चित क्रम में आपके दांतों का निकलना होगा, और एक निश्चित क्रम में बालक की लंबाई भी बढ़ रही होगी। यानी अगर एक जाति का बालक है, यदि हम थोड़ी देर के लिए ले लें, तो मान लीजिए मनुष्य जाति का बालक है और मान लीजिए आपका शेर है, तो अगर मनुष्य होगा तो अगर उसकी लंबाई 1 साल में आपके बढ़ गई, मान लीजिए ये था बालक, वो बढ़ गया इतना, तो शेर यदि मनुष्य से बड़ा होता है तो उसकी लंबाई का निश्चित होगा कि इतना बढ़ गया होगा। या अगर हम बात करें कि बालक हमारा मनुष्य जाति का इतना है, तो इसमें से थोड़ी बहुत होगा आपके अंतर के, थोड़ा बहुत बढ़ना घटना हो सकता है,
अगर शेर जाति के या अगर इसी की जगह हम डायनासोर का बच्चा ले लें तो वो 1 साल में और अधिक बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके अगर समान प्रजाति के हैं तो समान प्रजाति में हमारी एक रूपता देखने को मिलती है कि इतने दिनों में बालक का विकास हो जाएगा, इतने दिनों में बालक बाल्यावस्था में पहुंच जाएगा, इतने दिनों में बालक का मानसिक विकास हो जाएगा। ये सब चीजें आपकी लगभग लगभग एक सी मिलती हैं। अगला है आपका चक्राकार या वर्तुलाकार गति का सिद्धांत। ये नियम हमारा कहता है कि बालक का विकास आपके कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, यानी एक समान नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें तो शैशवावस्था में हमारे बालक का विकास, शैशवावस्था में हमारे बालक का विकास तेजी से होता है, फिर उसके बाद आपका विकास की गति धीमी हो जाती है। या यहाँ पर बना लेते हैं कि अगर हम बात करें तो शैशवावस्था में बालक का विकास तेजी से होता है शुरुआत के दिनों में, फिर गति विकास की कुछ धीमी हो जाती है, फिर विकास आपका बाल्यावस्था के शुरुआती दिनों में तेजी से होता है, फिर विकास की गति घट जाती है। फिर आप देखेंगे किशोरावस्था में आप देखिएगा बालक बालिकाएं एकदम से आपकी बढ़ोतरी पे जाते हैं और एकदम से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे आपका घटने लगता है। और इस तरीके से आपकी जो गति है वो एक सीधा सा वक्र ना बने, एक सीधी रेखा ना होके कुछ बढ़ता है, तेजी से होता है, फिर उसके बाद धीमे होता है, फिर तेजी से होता है, फिर धीमे होता है। इस तरीके से आपका विकास चल जाता है। तो कई बार आपको ऐसा वक्र देखने को मिलेगा, इसे कहते हैं आपके वर्तुलाकार। और दूसरी तरीके से अगर हम देखना चाहें तो कई बार हमारा वक्र ऐसा भी मिलता है कि ये चक्राकार। चक्राकार का भी वही मतलब है कि पहले विकास हुआ, तेजी से बढ़ा, फिर डाउन हुआ, फिर तेजी से बढ़ा, फिर आपकी गति धीमी हुई, फिर तेजी से गति बढ़ी, फिर धीमी हुई, फिर तेजी से बढ़ी। तो ये आपको कई बार पेपर में मिल जाता है कि विकास का जो आपके गति का क्रम है वो कैसा होगा, तो आपके ये वक्र मिल जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है आपका बालक का कि सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। यानी बालक के जो अंग हैं, बालक के जो अंग हैं वो सामान्य, ऐसे अब आपने बचपन में चले जाइए, आप बचपन में जाने पर देखिएगा कि अगर जो सामान्य अंग का मतलब है कि यदि बालक कोई चीज पकड़ना चाहता है, मान लीजिए ये पकड़ना चाहता है, तो पहले आप देखेंगे बालक ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ने का प्रयास करेगा। जब वो धीरे धीरे और बड़ा हो जाएगा तो फिर ऐसे पकड़ने लगेगा, और बड़ा हो जाएगा तो पूरी हथेली से ऐसे पकड़ेगा, और बड़ा हो जाएगा बालक तो फिर ऐसे उंगली से पकड़ेगा, और बड़ा हो जाता है तो फिर ऐसे पकड़ने लगता है। तो इस तरीके से बालक का पहले आपके सभी अंगों को एक साथ मिला के पकड़ने का प्रयास करता है, फिर धीरे 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 उसके विशिष्ट अंग विकसित होते जाते हैं। जैसे आप छोटे बालक को कभी पेन पकड़ने के लिए कहिएगा कि लिखाई के लिए, वो ऐसे पकड़ के लिखेगा, फिर धीरे धीरे वो 3 उंगलियों का प्रयोग करेगा, फिर धीरे धीरे वो लास्ट में 2-3 उंगलियों पे आ जाता है और अच्छे से पेन पकड़ने लगता है। तो ये कहता है कि पहले सामान्य अंग यानी सभी अंगों का होता है, फिर धीरे धीरे वो विशिष्ट अंगों का विकास होता चला जाता है। अगला है आपके समन्वय या परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये कहता है हमारा सिद्धांत, समन्वय या परस्पर संबंध का सिद्धांत कहता है कि यदि बालक के एक आपके शारीरिक अंगों का विकास हो रहा है, समन्वय का मतलब है कि एक पक्ष का दूसरे पक्ष के साथ समन्वय, यानी अगर आपके बालक के शारीरिक अंग का अधिक विकास हो रहा है तो पक्का है कि उसका मानसिक विकास भी अधिक हो रहा होगा। और यदि हम बात करें कि आपके उसके साथ जब मस्तिष्क बढ़ेगा तो बालक में नैतिकता, समन्वयता, संवेगात्मकता, इन सभी चीजों का विकास भी हो रहा होगा। यानी एक पक्ष में विकास का अर्थ है कि उसके दूसरे पक्षों में भी विकास होता है। आपने ये देखा होगा जो बचपन में आपके चंचल चंचल स्वभाव के बच्चे होते हैं, वो आपने देखा होगा जो चंचल होगा उसका मस्तिष्क भी ज्यादा काम कर रहा होगा। जो देखा होगा, अब आपने देखा होगा जो होशियार बच्चे होते हैं वही माँ साहब की कुर्सी की टांग खींचने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखिएगा कि जो शरारती बच्चा होगा वो बच्चा आपका कुछ ना कुछ आपका मस्तिष्क में प्रभावी तरीका रखता होगा, कुछ ना कुछ अलग बात रखता होगा, तभी वो शरारत कर रहा होगा।
यानी अगर एक प्रकार से अगर उसमें विकास हो रहा है तो दूसरी चीजों में भी विकास हो रहा है। शरीर बढ़ रहा है तो मस्तिष्क बढ़ रहा है, मस्तिष्क बढ़ रहा है तो आपके सारे पक्ष बढ़ रहे हैं। अगला विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी की जा सकती है या पूर्व कथन हो सकता है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है या पहले से कहे जा सकते हैं। आपने एक पढ़ा है, होनहार विद्वान के होठ चीखने पात, इसमें कहा गया है बचपन में। तो इसका मतलब है कि एक निश्चित भविष्यवाणी हम जरूर कर सकते हैं बालक के बचपन को देखकर कि बालक किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। जैसे हम बात कर लें थोड़ा सा कि अगर हम निश्चित भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बालक के सर से पैर की ओर विकास होता है। अब जैसे बात करते हैं हम कि बालक का विकास जैसे होना स्टार्ट हो, आप अपने बच्चे को देखिएगा कभी, तो बालक आपके करीब 20 घंटे या 23 घंटे तक बालक की आंखों पर कंट्रोल नहीं होता। धीरे 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 आपके 24 घंटे 48 घंटे में बालक के अपनी आंखों पर कंट्रोल हो जाता है। पहले वो 15-20 घंटे तक बालक कभी एक आंख खोलेगा, एक बंद करेगा, ये चीजें होती हैं। और 24 घंटे के बाद बालक दोनों आंखें एक साथ बंद करता है, दोनों एक साथ खोलता है। क्यों खोलता है? क्योंकि हमारा नियम कहता है कि मस्तिष्क के पास जो अंग होगा उसका सबसे पहले विकास होगा। तो सबसे पहले किसका होगा? आंखों का, फिर नाक का, फिर मुंह पर कंट्रोल करना बालक सीखेगा। तो आप देखिएगा बालक जब भी उठने का प्रयास करेगा तो सबसे पहले वो सर उठाने का प्रयास करेगा। सर उठाने के बाद जब वो सर उठाने लगेगा तब वो अपने शरीर के और अंगों को सबसे बाद में वो चलना सीख पाता है। यानी पैर का विकास बालक के सबसे बाद में होता है। तो इस तरीके से हमारा नियम कहता है कि सर से पैर की ओर विकास होता है। इसकी हम भविष्यवाणी पहले से कर सकते हैं। दूसरा, निकट से दूर। बालक के शरीर के जो निकट के अंग हैं उनका विकास सबसे पहले होगा, बाद में दूर के अंगों का होगा। यदि अगर हम हाथ की बात करें तो पहले कंधे का विकास होगा, फिर फिर बाद में आपके ये उंगलियों का विकास होगा। या हम किसी भी हड्डी की बात करें या किसी भी अंग की बात करें तो हमारे जो अंग है सबसे पहले बीच में होती है हड्डी, ये हड्डी होती है। उसके बाद ये आपके मांस चढ़ा हुआ होता है ऊपर से। तो पहले हमारे हड्डी का विकास। आप बच्चे की खूब मालिश करें लेकिन सबसे पहले बालक की हड्डी मजबूत हो रही है, ना कि ये मांसपेशियां। फिर धीरे धीरे ये बाहर की ओर जाएगा और बालक के धीरे धीरे यहाँ से विकास होना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे ये बाहर की ओर बढ़ता जाएगा। और बाद में आपकी बाहर की त्वचा जो देखिएगा, बच्चे की बाहर की त्वचा कोमल होती है। कई दिनों बाद हड्डी पहले मजबूत हो जाती है, चलना सीख जाता है, उसके बाद बाहर की त्वचा बाद में आपकी स्ट्रॉन्ग होना या मजबूत होना स्टार्ट होती है। अगला नियम है हमारा वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत। ये नियम हमारा कहता है कि बालक के विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण यानी वंश और वातावरण दोनों का असर पड़ता है। वंश और वातावरण दोनों का असर पड़ता है। ठीक है, वंश और वातावरण दोनों का असर पड़ता है। यानी आपके वंश जो होगा, वंश का भी असर पड़ता है और वातावरण का भी असर पड़ता है। मान लीजिए कोई माँ बाप काले हैं तो बालक काला होगा, माँ बाप आपके बुद्धिमान है तो बालक बुद्धिमान होगा। बहुत अपवाद होते हैं, अब कई लोग कहने लगे ऐसा नहीं, बहुत अपवाद है। तो इसमें क्या होता है कि माता पिता के आधे आधे गुणसूत्र पहुंचते हैं, आधे माता के आधे पिता के। और आगे बढ़ते हैं तो दादा दादी के आपके 1/4 गुणसूत्र पहुंचते हैं। और आगे आपके पहुंचेंगे तो 1/8 पहुंचेंगे। और आगे जाएंगे तो 1/16 ऐसे पीढ़ियों के गुणसूत्र आपके पहुंचते जाते हैं। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जितना पुरानी होती जाएगी उसके कुछ ना कुछ गुण हमारे पास पहुंचते हैं, चाहे वो ना के बराबर पहुंचे। तो अब बात करते हैं कि वंश का भी असर पड़ता है और वातावरण का भी असर पड़ता है। मान लीजिए आपका बालक काला है लेकिन आपने किसी पहाड़ी क्षेत्र पर रख दिया तो हो सकता है वो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन देखने को मिले। तो शारीरिक रूप में भी होता है और मानसिक रूप में भी। आप एक बालक को किसी असभ्य जगह पर छोड़ के आते हैं और एक बालक को किसी सभ्य जगह पर छोड़ के आते हैं और आप देखिएगा
या उसी बालक को कुछ दिन के लिए असभ्य जगह पर रखें, कुछ दिन के लिए सभ्य जगह पर रखें, तो उस पर वातावरण का इफेक्टेशन पड़ेगा और वातावरण से वो प्रभावित होके आपके कुछ ना कुछ गुण वातावरण से भी ग्रहण करेगा। यानी आपका जो ग्रहण करने का नियम है कि वातावरण से भी कुछ ना कुछ ग्रहण करता है, ये भी एक सिद्धांत है। धन्यवाद। आप लोग हमें देखते रहिए और उस व्यक्ति तक हमारी वीडियो जरूर पहुंचाइए जिसे आवश्यकता है, इसलिए हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप दूसरों की मदद करिए और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे उस व्यक्तियों तक पहुंचे जो कि वास्तव में जिन्हें किसी कारणवश ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं। धन्यवाद।